नमस्कार। झारखंड विधानसभा टीवी पर इको टॉक में सुने सप्ताह भर के देश और दुनिया के आर्थिक समाचार। जापान ने विश्व के सबसे बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मंजूरी दे दी है। RCEP में चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया तथा एशियान शामिल हैं। RBI ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में ज़्यादा पारदर्शिता और एक रूपता लाने के उद्देश्य से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 21 मार्च 2022 से प्रभावी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल के दिनों में कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनज़र भारत के वर्ष 2021-22 के 13.9% की आर्थिक वृद्धि दर के अपने पूर्व के अनुमान को घटाकर 9.5% कर दिया है। ICRA ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने से वित्तीय वर्ष 2021-22 में पेट्रोल के उपभोग में 14% और डीजल के उपभोग में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे सरकार 4.5 रुपये के प्रति लीटर तक शेष घटाकर भी अपने रेवेन्यू कलेक्शन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। मुद्रास्फीति में नियंत्रण रखने में इससे मदद मिलेगी। चीन ने ऑस्ट्रेलिया द्वारा उसके निर्यात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के मामले को WTO में उठाने का फैसला किया है। एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए गरीबी और बेरोजगारी का समाधान सबसे बड़ी चुनौती है। इस दिशा में सबसे पहला तार्किक कदम गरीबी रेखा को निर्धारित करना है। पहली बार दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में गरीबी रेखा को परिभाषित किया। उन्होंने वर्ष 1868 में प्रतिवर्ष 13 रुपये से कम अर्जित करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे रखा। 1979 में अलग कमेटी ने कैलोरी इंटेक के आधार पर गरीबी रेखा को निर्धारित किया। वर्ष 1993 में प्रोफेसर DT लकलावाला ने कैलोरी इंटेक को परिभाषित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 किलो कैलोरी एवं शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी से कम इंटेक करने वाले को गरीब माना। प्रोफेसर लकलावाला ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाओं को बाहर रखते हुए गरीबी रेखा का निर्धारण किया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में उनकी सिफारिशों को लागू भी किया गया। वर्ष 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया, जिन्होंने 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी गरीबी रेखा का निर्धारण करने में समाहित करते हुए शहरी क्षेत्र में 33 रुपये प्रतिदिन की और ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपये प्रतिदिन से कम आमदनी वाले लोगों को गरीबी रेखा से नीचे रखे जाने की सिफारिश की। 2011-12 में सी रंगराजन समिति ने भी रमेश तेंदुलकर समिति से मिलती जुलती रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अगर 32 रुपये से कम कमाते हैं और शहरी क्षेत्र में रहने वाले अगर 47 रुपये प्रतिदिन से कम अर्जित करते हैं तो वो गरीबी रेखा से नीचे माने जाएंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस रिपोर्ट को मान लिया गया और 2017 तक गरीबी रेखा के निर्धारण का यह पैमाना लागू रहा। 2017 में नीति आयोग के टास्क फोर्स ने 375 रुपये प्रतिदिन से कम आय वाले परिवारों को गरीब माना और इसके लिए 3.6 व्यक्तियों को एक परिवार माना गया। वर्तमान में भारत सरकार गरीबी के इसी मानदंड को मानती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UNDP $1.9 प्रतिदिन से कम आय वाले व्यक्ति को गरीब मानती है। देश में वर्ष 2011-12 में 36 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जबकि 2017-18 में यह संख्या घटकर 23 करोड़ हो गई। बेरोजगारी गरीबी का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार मार्च 2020 में कामगारों की संख्या भारत में 50 करोड़ थी, जबकि मई 2021 में यह घटकर 37.5 करोड़ हो गई। यानी मात्र एक वर्ष की अवधि में करीब 13 करोड़ लोग रोजगार से वंचित हो गए। तो आइए इको टॉक के इस एपिसोड में हमारे विशेषज्ञ श्री M.A. हक से गरीबी एवं बेरोजगारी के अलग अलग पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास करें। झारखंड विधानसभा टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज इको टॉक के अंतर्गत हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं वो गरीबी
और बेरोजगारी की समस्या है। सामान्य अर्थ में अगर हम गरीबी या पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं तो इसके लिए हम यह मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह कुछ महत्वपूर्ण या निर्देशित आवश्यकताओं से वंचित रहते हैं तो उसे हम गरीब कहते हैं। जब हम निर्देशित वस्तुओं को विभिन्न श्रेणी में बांटकर देखते हैं तो वो मूल रूप से दो श्रेणी में आते हैं। एक वह जो जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और दूसरी जो इन आवश्यकताओं से अतिरिक्त आवश्यकताएं होती हैं। इसी के आधार पर हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी को फाइंड आउट करते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वह पॉवर्टी है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के निर्वाह के लिए अति महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से वंचित रहता है, जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि। इसी प्रकार जब हम रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं तो हम इसमें दो वर्ग या दो व्यक्तियों के बीच तुलना करते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि किसी व्यक्ति के पास कार है और किसी व्यक्ति के पास बाइक है तो हम ये कह सकते हैं कि बाइक वाला कार वाले की तुलना में गरीब है, परंतु इससे यह कभी नहीं पता लगता कि क्या वास्तविकता में गरीबी कितनी है, क्या है, कैसी। इसलिए रिलेटिव पॉवर्टी जनरली जो डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका, यूके, इन जगह पर नापी जाती है। भारत जैसे देश में एब्सोल्यूट पॉवर्टी को फाइंड आउट किया जाता है। यूएनडीपी ने भी पॉवर्टी को दो रूप में इसी तरह से डिफाइन करने का प्रयास किया है। पहला इनकम पॉवर्टी और दूसरा ह्यूमन पॉवर्टी। इनकम पॉवर्टी को परिभाषित करते हुए यूएनडीपी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं को खरीद नहीं सकता तो वह गरीब है। ये महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या क्या हैं तो उनके लिए भोजन है, आवास है, मकान है, शिक्षा और स्वास्थ्य हो सकते हैं। इनकम पॉवर्टी का सामान्य रूप से यह परिभाषा दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति संतोषजनक जीवन जीता है, उनकी आयु लंबी होती है, रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है तो हम उसे ह्यूमन पॉवर्टी के रूप में देख सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि भारत में गरीबी इतनी ज़्यादा क्यों रही है तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इसमें से जो सबसे बड़ा कारण है गरीबी के लिए वो सबसे बड़ा कारण अगर हम कह सकते हैं तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी सिक्के के दो पहलू। बेरोजगारी ही गरीबी की समस्या को लेकर के आती है। तो अब हम समझने का प्रयास करें कि बेरोजगारी होती क्या है और ये किस प्रकार से हम इसको देखते हैं। बहुत सामान्य सा परिभाषा है या बहुत सामान्य से हम इसको समझ सकते हैं कि बेरोजगारी क्या होती है। 15 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छा और क्षमता दोनों रखते हैं तो उसे हम लेबर फोर्स कहते हैं, उसे हम श्रम शक्ति कहते हैं। अब इन श्रम शक्ति में से जितने लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है और जिनको नहीं प्राप्त होता उनको हम बेरोजगार कहते हैं। इसी तरह से अगर हम बेरोजगारी की दर को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा बात है कि अगर हम जितने बेरोजगार की संख्या है उसको अगर हम टोटल श्रम शक्ति से डिवाइड कर 100 से गुना कर देते हैं तो उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट के रूप में जानते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे डेवलप्ड कंट्री जो विकसित देश हैं वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्वरूप है और जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे भारत है वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का स्वरूप है उन दोनों में काफ़ी अंतर होता है।
इसलिए हर देश की सरकार अपने अपने हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास करती है। अगर हम डेवलप्ड कंट्री यानी अमेरिका और यूरोप के देशों की बात करें तो वहाँ मूल रूप से दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, जिसमें से एक जिसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वह होता है कि जब कोई व्यक्ति एक जॉब को छोड़ देता है और कोई दूसरा हायर जॉब को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इन दोनों जॉब के बीच में जो गैप होता है और जिस समय वो अनएम्प्लॉय होता है उसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फ्रिक्शन से आप जानते हैं ना कि गति आ जाती है, हम तेज चलते हैं, तो इसमें ये होता है कि दो जॉब के बीच में जो एक गैप होता है। दूसरा वहाँ पर जो एक अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या होती है उसको हम लोग साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और वो तब होता है जब कि इकोनॉमी में बूम आता है और जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है। तो इन दोनों के बीच में जो बेरोजगारी की समस्या को उत्पन्न होती है तो उसे हम साइक्लिक कहते हैं, और ये हमेशा चलता रहता है, वर्ष में 2 बार 3 बार इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में दो प्रकार की गरीबी की समस्याओं को हम लोग देखते हैं, और ये दो प्रकार की गरीबी की समस्या एक शहरी क्षेत्र में देखा जाता है और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है। शहरी क्षेत्र में हम दो तरह के बेरोजगारी देखते हैं। एक शिक्षित बेरोजगार जो अपनी योग्यता, अपनी शिक्षा, अपने मानसिकता के अनुसार उसे रोजगार प्राप्त नहीं हो पाती, और दूसरा औद्योगिक बेरोजगार यानी कि कल कारखाने, कंपनियां इत्यादि के बंद होने से या इत्यादि के नहीं होने से जो रोजगार की कमी होती है या जो लोग बेरोजगार होते हैं। ग्रामीण स्तर पर हम देखें तो ग्रामीण स्तर पे हम दो तरह की बेरोजगारी को देखते हैं। एक हम लोग जिसको सीजनल बेरोजगार कहते हैं, यानी कि मौसमी बेरोजगार। जैसे आप जानते हैं कि मानसून के समय बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता होगा क्योंकि खेती की प्रक्रिया तेजी रहती है, कटाई के समय हो जाता है, लेकिन इनके बीच में जो है वो लोगों को रोजगार नहीं मिलता, तो हम उसे मौसमी बेरोजगार के रूप में देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो दूसरी बड़ी बेरोजगारी की समस्या होती है उसको हम लोग कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या डिस्ग्रेस बेरोजगारी। ये क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी खेत या किसी भी कृषि के कार्य में जितना श्रम शक्ति चाहिए उससे ज़्यादा श्रम शक्ति उसमें सम्मिलित हो जाती है, परंतु उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होता, तो हम लोग इसे अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी के रूप में देख सकते हैं। अभी वर्तमान समय में लगभग 90 लाख लोग जो है वो छिपी हुई बेरोजगारी में सम्मिलित हुए, यानी कि शहरों से ग्रामीण क्षेत्र में गए, कृषि में इन्वॉल्व हुए, परंतु उसके इन्वॉल्व होने से प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज नहीं। बेरोजगारी जैसी समस्याओं का आकलन या मेजरमेंट भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है, और सरकार इसके माध्यम से यह जानने का प्रयास करती है कि किस प्रकार से हम इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करें। भारत में स्वतंत्रता के बाद जब पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया तो पंडित नेहरू ने यह माना कि जब हम इंडस्ट्री को लगा रहे हैं, कृषि क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली है इससे जो है रोजगार अपने आप संपन्न होगा। तो 4 पंचवर्षीय योजनाओं तक ये मान के चला गया कि कृषि का विकास, उद्योग का विकास इत्यादि के माध्यम से रोजगार अपने आप सृजित होगा, परंतु ये उस अनुपात में सृजित नहीं हो पाया जितना की अपेक्षा की जाती थी। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि बेरोजगारी की समस्या को इसके माध्यम से निपटाया नहीं गया, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का जब निर्माण हुआ, बहुत बड़ी संख्या में जब बांध, जब इस प्रकार के बिजली के जो संयंत्र थे वो सब लगे, तो रोजगार जनरेट हुए और स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। 1973 में पहली बार
भागवत समिति का गठन किया गया और उनसे ये कहा गया कि ज़रा आप पता लगाएं कि किस प्रकार से बेरोजगारी की समस्याएं हैं और किस प्रकार का इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद NSSO प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में और कई और संस्थाएं जो प्रति माह में बेरोजगारी की दर को समय समय पर प्रदर्शित करती हैं। NSO और भारत सरकार की यह मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति 273 डेज 8 घंटा तक काम करता है तो उसे हम पूर्ण रोजगार मानेंगे। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति को 183 डेज से कम का रोजगार मिलता है एक वर्ष में तो हम उसे बेरोजगार मानेंगे। इसी प्रकार से साप्ताहिक रूप से यदि किसी व्यक्ति को एक दिन से कम का रोजगार मिलता है तो उसे हम बेरोजगार मानेंगे और प्रतिदिन यदि किसी व्यक्ति को 4 घंटा या उससे कम रोजगार मिलता है तो उसे हम बेरोजगार मानेंगे। तो NSSO जो है वो लगातार इस आंकड़े को जारी करती रही और बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान के लिए लगातार सरकार प्रयास करते रही। क्या क्या सुझाव है जिसके तहत हम बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? सबसे पहला जो सुझाव इसमें आता है वो ये आता है कि हमारे देश में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। नेचुरल रिसोर्सेस या राष्ट्रीय संसाधन जो है उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। 1% लोगों के पास देश के कुल संसाधन का 73%, 1% लोगों के पास देश के कुल संसाधन का 73% समाहित है। किसी भी वेलफेयर स्टेट के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस प्रकार के संसाधनों का समान रूप से वितरण किया जाए। तो पहली तो समस्याएं ये थी। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ लार्ज पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी जनसंख्या है और उसकी ग्रोथ रेट भी हाई है। तो ऐसे स्थिति में सरकार के समक्ष कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तीसरी जो बेरोजगारी और गरीबी दोनों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो है लोगों में जागरूकता की कमी, शिक्षा की कमी। इसके कारण यह होता है कि लोगों के लिए, गरीब और बेरोजगार के लिए सरकार के द्वारा जो समय समय पर परियोजनाएं संचालित की जाती है उनका लाभ लेने से वो वंचित हो जाते हैं। अगर हम आगे कहें कि भारत में स्किल्ड लेबर है, जो कुशल श्रमिक है, उसकी संख्या भी बहुत कम है। सिर्फ 4.5% यानी 4.5% हमारे यहाँ पर स्किल्ड लेबर है, जबकि आप जानते होंगे कि जर्मनी में 90% स्किल्ड लेबर है और जापान में 80%। तो जब तक हम एक शैक्षणिक कार्यक्रम या व्यावसायिक कार्यक्रम में स्किल डेवलपमेंट को नहीं आगे बढ़ाते हैं तब तक हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। कई प्रोग्राम सरकार ने इसके लिए लॉन्च किया है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और उसके माध्यम से कुछ स्थिति जो है वो बेहतर हुई। सरकार कुछ जगह पर जो टैक्सेस हैं वो कुछ ज़्यादा लगाती हैं और इसका भुक्तभोगी कई बार गरीब व्यक्ति या मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति भी होते हैं, खास करके पेट्रोल और डीजल में। इसका तार्किकता के आधार पर यूज़ करना चाहिए। अगर हम देखें कि पेट्रोल और डीजल का अगर मूल्य 100 रुपये है तो लगभग उसमें से 60 रुपये के आसपास यानी 57 रुपीज़ जो है वो टैक्स लग जाते हैं। इस 57 में 35 रुपीज़ जो है वो सेंट्रल ले लेती है और 20 रुपये जो है वो स्टेट के पास चला जाता है। तो यहाँ पर एक तार्किकता की आवश्यकता जरूर होगी। क्या हम पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें जिस प्रकार से मनरेगा कार्यक्रम जो ग्रामीण क्षेत्र में लागू किया जा रहा है उसका दायरा बढ़ाना चाहिए। उसमें दिए जाने वाले जो पैसे हैं, तो जो धन है, उसको भी बढ़ाना चाहिए। अभी मनरेगा में 100 दिन की रोजगार की गारंटी है और इसके अंतर्गत 225 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाता है।
अब चूंकि इस प्रकार की महामारी में ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र में आए, तो ऐसे स्थिति में इसकी जो गारंटी है उसको कम से कम 200 दिन कर देना चाहिए, और जो मिनिमम वेज है जो 225 रुपये है उसे बढ़ाकर कम से कम 375 रुपये कर देना चाहिए, जैसा कि हमने अभी गरीबी रेखा को लाइन को डिफाइन करते हुए भी कहा। छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप को डेवलप करना चाहिए, 10-20 लोगों के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है और उसको डेवलप करके जो है स्वरोजगार जैसे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा संचालित किया जाए, जैसे बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक और मोहम्मद यूनुस ने एक क्रांतिकारी पहल की और उससे वहाँ की गरीबी की समस्या जो है वो बहुत दूर तक बहुत ज़्यादा हल है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि हमारे जो कॉरपोरेट जगत हैं वो विगत 2 या 3 वर्षों में, खास करके कोरोना के वर्षों में 35% से वो इंक्रीज़ की। इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो कॉरपोरेट टैक्स है उसमें कमी की गई, यानी कि 30% से 22% कर दिया गया और 25% से 15% कर दिया गया। दूसरा जो इसमें ये कारण है कि भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो एशिया के अलग अलग देशों में अपनी कंपनी लगा रहे थे, आज के डेट में वो भारत में कंपनी लगा रहे हैं, क्योंकि कॉरपोरेट टैक्स यहाँ पर कम है, यानी सिंगापुर के आसपास। सिंगापुर में जो कॉरपोरेट टैक्स है 17%, उतना के आसपास। लेकिन क्या इन औद्योगिक जगत या कॉरपोरेट जगत को कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की आवश्यकता है? तो बिल्कुल। 2013 में एक कानून पारित किया गया, CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2013। इसके अंतर्गत कहा गया कि जो ऐसे कॉरपोरेट कंपनियां हैं वो अपने नेट प्रॉफिट का 2% सोशल सेक्टर में जरूर इन्वेस्ट करेगी। 2019 में इसमें परिवर्तन किया गया और इसमें कहा गया कि उसमें से कुछ परसेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया जाए। आपने देखा होगा कि टाटा, बिरला या इस तरह के बहुत सारे जो कंपनी हैं वो लगातार सोशल सेक्टर में काम करते हैं। टाटा कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल या इस तरह की चीज़ें। तो इससे हम जो है गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं को कंट्रोल कर सकते हैं और निश्चित तौर से एक स्वर्णिम भारत की कल्पना को हम साकार कर सकते हैं, उसको धरातल पे ला सकते हैं। निश्चित तौर से अगर हम कह सकते हैं कि अभी एक महामारी का समय है, लेकिन इसके बाद फिर सूरज जो है उगेगा और फिर से ये सारी अंधकार जो है वो समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।